हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं हूं प्रतिभा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट एमएलवी कॉलेज भिलवाड़ा। हमने प्रीवियस वीडियो में अब तक 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं प्लांट इकोलॉजी के। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो यूनिट 1 से है वो चैप्टर 3 है, प्लांट रेस्पॉन्स टू वेरियस हैबिटेट। यानी कि इस एनवायरनमेंट के अंदर कितने सारे हैबिटेट्स हैं, कैसी कैसी कंडीशन है, उसके प्रति जो प्लांट है वो अपना रेस्पॉन्स कैसे करता है। इसी के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, एडेप्टेशन। पादपों को अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने की प्रवृत्ति। यानी कि इस एनवायरनमेंट के अंदर कई सारी कंडीशन आएगी, प्लांट उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करेगा, अनुक्रिया करेगा और अनुक्रिया के अनुरूप उसके अंदर कुछ एडेप्टेशंस आएंगे, उसकी कोई प्रवृत्ति होगी जिससे वो अपने उस वातावरण में ढालने की कोशिश करेगा और उसी को ही हम एडेप्टेशन कहते हैं। तो एडेप्टेशन की डेफिनेशन हो गई कि पादपों को अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। प्रत्येक स्थान की जो वनस्पति होती है वह इस स्थान के पर्यावरण से सतत अनुक्रिया करते हुए समायोजन बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है। अर्थात की जो अनुक्रियाएं होगी, अनुक्रिया कौन करेगा? पादप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वातावरण की अलग अलग कंडीशन या परिस्थितियां होगी, क्योंकि वातावरण कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। तो अनुक्रियाओं के माध्यम से जो स्थान विशेष के पर्यावरण है और वहाँ की जो वनस्पति है उसमें प्राकृतिक संतुलन बना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक प्राकृतिक संतुलन नहीं बना रहेगा तब तक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा, वह एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए इन अनुक्रियाओं समायोजनों के फलस्वरूप बाह्य तथा आंतरिकी तथा कार्य के रूप से जो पादप में परिवर्तन होते हैं, जिसकी सहायता से पादप पर्यावरण की विविध या विषम परिस्थितियों में जीवित रहने की कोशिश करता है, उसे ही हम अनुकूलन कहते हैं। कुल मिला के पर्यावरण की विविधताओं को सहन करना तथा उस पर्यावरण से अधिकतम लाभ प्राप्त करना अनुकूलन कहलाता है। हम जानते हैं कि अनुकूलन जो है वो सजीवों का एक सबसे बड़ा गुण है। इसके द्वारा ही पादप पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखता है। अब इन अनुकूलित जो लक्षण है उनको तो हम कहेंगे पादप अनुकूलन, और इस पादप के द्वारा जो अभिक्रियाएं प्रदर्शित की गई वो हो जाएगी प्लांट रेस्पॉन्स। अब जो पादप अनुक्रियाएं हैं वो पादपों की आनुवंशिकी पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हम नागफनी के पौधे को देखते हैं। नागफनी यानी कि ओपनशिया कैक्टस जिसको हम कहते हैं, हम सब जानते हैं वो जीरोफाइट कंडीशन में मिलता है, यानी कि मरुद्भिद कंडीशन में मिलता है। मरुद्भिद की ज्यादातर लक्षण हम आगे पढ़ेंगे। तो अब जो नागफनी है वो शुष्क वातावरण में जो मिलने वाला पौधा, अब उसके शरीर पर हम देखते हैं पत्तियां नहीं होती, कांटे होते हैं। क्यों? क्योंकि कांटों में रूपांतरित हो जाती है पत्तियां, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो सके, पानी की हानि कम हो सके। तो ये उसका एक हेरिडिटी लक्षण है या हेरिडिटी कैरेक्टर है, वह उसकी एक अनुक्रिया है जिससे वो पादप वातावरण के साथ विषम परिस्थितियों में अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब ये सब किस किस पे डिपेंड करता है कि प्लांट का रेस्पॉन्स जो किस एनवायरमेंट कंडीशन में कैसा कैसा होगा। तो ये रेनफॉल पे डिपेंड करता है, वहाँ की वर्षा किस तरह से है। AH यानी कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वहाँ की वायुमंडलीय आर्द्रता किस तरह की है, वहाँ के जल किस तरह से, भूमि में पाए जाने वाला जल, मृदा में पाए जाने वाला जल, ये हम चैप्टर 2 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद बर्फ, आइस, वहाँ पे आइसिंग कैसी है। और अकॉर्डिंग टू वार्निंग, एक साइंटिस्ट थे, वार्मिंग के अकॉर्डिंग, जो इन सब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने प्लांट को 3 भागों में बांटा है। हाइड्रोफाइट को, अब जो यहाँ पे मैंने कहीं इंग्लिश में लिखा है तो उसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बता रही हूँ, तो आप वीडियो जब ध्यान से देखेंगे, जैसे कि होता है कि कई बार हमें किसी की राइटिंग समझ में नहीं आती, लेकिन मैं हर एक शब्द का आपको हिंदी अनुवाद भी बताती हुई चलूंगी, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों को ही ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो हाइड्रोफाइट का अर्थ होता है जलोद्भिद। आप किताब को भी इसके साथ खुला रखें और इस वीडियो को, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हाइड्रोफाइट यानी कि जलोद्भिद, जल में रहने वाले पादप जिनके अंदर जलीय परिस्थितियों में रहने वाले अनुकूलन पाए जाएंगे, तो वो कहलाएंगे हाइड्रोफाइट। फिर है टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट, यानी कि स्थल पर पाए जाने वाले पादप जो कहलाएंगे स्तरीय पादप, स्थलोभिद। इसके अंदर 2 तरह के जो मेन होते हैं, जीरोफाइट और मीजोफाइट। जीरोफाइट का अर्थ है मरुद्भिद, यानी कि कम पानी वाली परिस्थितियों में और अधिकतम तापमान को सहन करने वाले पादप, वो कहलाएंगे जीरोफाइट, XEROPHYTES। जीरोफाइट जो है इसको हम हिंदी में मरुद्भिद कहते हैं। दूसरा है मीजोफाइट्स, जिसको हम समोद्भिद कहते हैं, जो बिल्कुल सामान्य परिस्थिति, जहाँ पे वर्षा भी न ज्यादा अधिक होगी न कम होगी और वहाँ पे तापमान भी समान रहता है। तीसरा है हेलोफाइट।
हेलोफाइट को लवणोद्भिद कहते हैं। हेलोफाइट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एक बहुत ही विशेष परिस्थिति है जिसमें पादप किस तरह से अपने आप को जीवित रखते हैं और किस तरह से ऐसी विषम परिस्थिति में अपने अनुकूलनों को अधिक से अधिक इस पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाते हैं। इसलिए हेलोफाइट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट देखना है, लेकिन जहां पे मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट है तो उसको एक बार अच्छे से रिविजन करना है। अब सबसे पहले हम हाइड्रोफाइट को पढ़ेंगे। हाइड्रोफाइट को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। सबमर्ज्ड का अर्थ होता है निमग्न। ठीक है, आप ये बुक साथ में लेके बैठोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। निमग्न, सबमर्ज्ड जो है उसका अर्थ होता है जल में मग्न रहने वाले, यानी कि जल में डूबे हुए पादप। अब जल में डूबे हुए पादप 2 तरह के होंगे। एक तो जो जल में डूबे हुए तो है लेकिन स्थिर नहीं है, उनकी जड़ें विकसित नहीं है। ऐसे पादपों को हम सस्पेंडेड प्लांट कहते हैं, जिनमें जड़ें तो विकसित नहीं है लेकिन वो डूबे हुए हैं और वो तैर रहे हैं। दूसरे है एनकोर्ड सबमर्ज्ड, यानी कि वे थोड़े स्थिर है, उनके अंदर कुछ जड़ें विकसित है। वैसे तो जलोद्भिद में जड़ें जो होती है वो ज्यादा विकसित नहीं होती है, क्योंकि जल का कार्य होता है जड़ों का कार्य होता है, रूट्स का कार्य होता है जल को ग्रहण करना और लवणों को ग्रहण करना। लेकिन ये ऑलरेडी ही जल में रहते हैं तो इन्हें ज्यादा जल ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती है, अतः इनके अंदर रूट्स जो होती है वो कम विकसित होती है। सेकेंड है फ्लोटिंग प्लांट्स, जो कि तैरते रहते हैं। इसमें भी हम 2 तरह के पढ़ेंगे। एक फ्री फ्लोटिंग, यानी कि जो जल के ऊपर तैरते रहते हैं, जिनकी जड़ें जो होती है स्थिर नहीं होती है, वाटर के अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर फिक्स्ड नहीं होगी, वह मुक्त रूप से तैरते रहते हैं, जिसको हम एजोला। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दूंगी। एजोला का जो हम चावलों की खेती के साथ या चावल के साथ एजोला का क्या रिलेशन है, ये थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर इसका जवाब दूंगी, तो आप पता लगाना कि एजोला का क्या इंपॉर्टेंस है। थोड़ी हिंट दे देती हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ओके, सेकेंड है रूटेड फ्लोटिंग प्लांट। रूटेड फ्लोटिंग प्लांट का अर्थ है जिसके अंदर रूट्स जो है वो गहरी होंगी, मतलब ये प्लांट जो है वो तैरते हुए तो होंगे लेकिन ये स्थिर होंगे, इनके अंदर जड़ें विकसित होगी। इसका एग्जाम्पल ट्रापा है, ट्रापा सिंगाड़ा है। अब सिंगाड़ा की जड़ों में भी कुछ विशेषता पाई जाती है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता होगा ट्रापा का क्या, ट्रापा जो है उसके अंदर क्या एक विशेष अनुकूलन पाया जाता है। और नहीं पता है तो एजोला और ट्रापा दोनों के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आपके लिए एक होमवर्क है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा है एम्फीबियस प्लांट। एम्फीबियस, ये आपने जूलॉजी में भी नाम सुना होगा, एम्फीबियन या एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का होता है उभयचारी, जिसके अंदर जल और स्थल दोनों के ही लक्षण होते हैं। तो एम्फीबियन प्लांट्स का जो एग्जाम्पल है वो है नीलंबो। नेक्स्ट पेपर में चलते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपके बीएससी पार्ट 3 की ही बुक है, इसमें डायग्राम अच्छे से बने हुए हैं। तो मैं आपको इस डायग्राम के द्वारा समझाती हूँ कि हमने अभी फ्लोटिंग प्लांट पढ़े थे। तो फ्लोटिंग में एक फ्री फ्लोटिंग पढ़े थे, जिसकी पादपों में जड़ें तो उपस्थित होती है लेकिन वो मृदा में स्थिर नहीं रहते और पूरे जलाशय में तैरते रहते हैं। आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऊपर वोल्फिया है, जिसकी ये फ्रॉन्ट्स है ऊपर कैसे तैर रही हैं। फिर है लेमना, लेमना की रूट्स बहुत ही कम विकसित है, बिल्कुल दागी समान है। फ्रॉन्ट्स का मतलब होता है स्मॉल प्लांट बॉडी, तो ये कैसे तैर रही है। ये यहाँ पे हम आइकोर्निया, बच्चों यहाँ आइकोर्निया जो है उसको हम जलकुंभी हिंदी में कहते हैं। और हमें कई सारे जलाशय में, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ भीलवाड़ा में ही जो महावीर पार्क है वहाँ पे भी कितने सारी जलकुंभी है जिसने वाटर ब्लूमिंग कर रखी है। यानी कि इसको हम कहते हैं वाटर ब्लूम, यानी कि ये पूरी पौधे पे, पूरी जलाशय पे इस तरह से छा जाती है कि नीचे वाले जो एनिमल्स होते हैं जल में रहने वाले, उनको ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि जलकुंभी जो होती है वो पूरे जल पे फैलकर और बाहर की जो ऑक्सीजन होती है उसको पानी के अंदर घुलने से रोकती है, जिससे कि जलीय जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और उनकी मृत्यु होने लगती है। और इस तरह के पानी में यूट्रिफिकेशन होने लगता है और ये बहुत ही जल्दी सड़ने लग जाता है, तो इसको हम वाटर ब्लूम कहते हैं। तो आइकोर्निया जो होता है उसकी कायिक प्रजनन की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। आइकोर्निया की आप देख सकते हैं लेमिना, ये बहुत बड़ी बड़ी होती है, फैली हुई रहती है। इनके पिटियोस जो होते हैं वो फूले हुए रहते हैं। ऑफसेट यानी कि जलकुंभी जो इसका भाग जल के ऊपर रहता है। इसकी रूट्स जो होती है वो फाइब्रस होती है। रूट्स के अंदर एक विशेष अनुकूलन पाया जाता है कि उसके अंदर पॉकेट्स होती हैं। अब रूट पॉकेट का क्या काम है। रूट पॉकेट्स जो होती है, यहाँ पे ये देखिए रूट्स पॉकेट ये छोटी छोटी बना रखी है। रूट्स पॉकेट जो होती है उसके अंदर हवा भरी रहती है ताकि इन पादपों को जल में तैरने में सहायता मिल सके। और भी आपके कई सारे एग्जाम्पल है। ये एक एजोला जिसका मैंने आपको होमवर्क दिया है, और ये पिस्टिया है,
तो इस तरह से ये सारे फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपको हम बताएंगे रूटेड फ्लोटिंग प्लांट। रूटेड फ्लोटिंग प्लांट जो है उसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया ट्रापा, यानी कि इसकी जो जड़ें हैं वो जलाशय के पेंदे की सतह पर रहेगी, पादप स्थिर रहेगा, पत्तियां और पुष्पीय स्तंभ जो है वो जल की सतह पर तैरते हुए रहते हैं। इन पादपों का संबंध भूमि से भी है, जल से भी है और वायु से भी है। इसका एग्जाम्पल है ट्रापा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सिंगाड़ा। अब है एम्फीबियस प्लांट। एम्फीबियस प्लांट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कमल। यहाँ आप देखिए, डायग्राम को देखिए आप अच्छे से। अब इस नीलंबों के जो फ्लावर्स है वो हम सब जानते हैं कि बाहर हवा में रहते हैं। इसका जो पिटियोल्स है वो भी हवा में रहता है। इसकी जो लीव्स होती है वो फ्लोटिंग टाइप की होती है, बड़ी बड़ी होती है। लेमिना जो इसका बड़ा होता है और एकदम चिकनी सतह होती है ताकि वाटर उस पर ठहरे नहीं, उसको हानि ना पहुंचाए। इसकी जड़ें जो होती है वो राइजोम टाइप की होती है, मड में यानी कि कीचड़ में। उभयचारी जो होते हैं वैसे ही उनको कहते हैं कि इस तरह के पौधे जल के किनारे या दलदली स्थानों पर उगने वाले पादप हैं। तो इनका तना और पत्तियां तो वायवीय होती हैं, जड़ें जो होती है वो जल या कीचड़ में रहती है। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं और हम अच्छे से याद रखने के लिए टाइफा और नीलंबो। टाइफा हमारे कॉलेज कैंपस में भी उगे हुए हैं, इसका हम आपको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। तो ये टाइफा हो गया और ये नीलंबो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जलीय अनुकूलन। जलीय अनुकूलन में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनके अनुकूलनों की क्या आधार है। तो इनके अनुकूलनों का आधार है कि इसमें एक तो जल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उपलब्धता, क्योंकि ये जल में ही रहते हैं। इनमें उत्प्लावकता होती है। उत्प्लावकता का अर्थ होता है जल में तैरने की शक्ति। कई बार हम आपको जैसे उत्प्लावकता को हम समझ सकते हैं, जैसे हम कोई बाल्टी या कोई भारी चीज़ होती है वो उठाते तो बहुत भारी लगती है, लेकिन जब हम जल के अंदर डालते हैं और उसको खींचते हैं तो वो बहुत ही हल्की लगती है, क्योंकि उसके अंदर जो उत्प्लावक बल कार्य करता है। और है अल्प लवणता या परासरण सांद्रता, यानी कि जल के अंदर जो परासरण दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो हम सब जानते हैं बहुत ही कम होता है। फिर है तापक्रम। हम सब जानते हैं जो मिट्टी होती है वो ताप की सुचालक होती है, यानी कि मिट्टी बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी ठंडी होती है, लेकिन उसके उल्टे वाटर जो होता है वो बहुत जल्दी ठंडा होता है, बहुत ही मतलब लेट ठंडा होता है और लेट ही गर्म होता है। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा तापमान का बदलाव इनको सहन नहीं करना पड़ता। प्रकाश जो है उसकी तीव्रता ऊपर वाली सतह पे ज्यादा होती है, धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हैं तो उसकी सतह कम होने, उसकी जो तीव्रता है वो कम होने लगती है। तो जो अंदर पादप जो जल के अंदर गहरी सतह पर रहते हैं उनको लिए जो प्रकाश है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। और गैसेस जो होती है O2 और CO2, इन दोनों का एक्सचेंज जो है वो जलीय माध्यम में बहुत ही कम होता है। तो अब हम इन एडेप्टेशन को 3 भागों में बांटते हैं। आकार की यानी कि मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, शारीरिकी यानी कि एनाटॉमिकल एडेप्टेशन और कार्य की यानी कि फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। इसमें सबसे पहले हम रूट्स पढ़ेंगे। अब मैंने पहले ही आपको बताया कि रूट्स का जो मेन काम होता है वो जल को ग्रहण करने का होता है। तो जल के अंदर ये रहते हैं तो इसलिए इनको इतनी जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए इसमें रूट जो सिस्टम होता है वो बहुत ही लेस डेवलप्ड होता है। एग्जाम्पल हम जानते हैं एजोला, वुल्फिया, साल्विनिया, सेरेटोफिलम आदि में जड़ें तो उपस्थित होती है पर वो कम विकसित होती है। अब जड़ों में मूल रोम नहीं होते, क्योंकि मूल रोम का कार्य होता है अवशोषण की सतह को बढ़ाना, तो यहाँ अवशोषण को जरूरत नहीं है, इसलिए अवशोषण की सतह भी कम होती है। मूल के अग्रभाग पर एक रूट कैप होती है जिसपे कई सारी रूट पॉकेट्स होती है। रूट पॉकेट्स मैंने आपको अभी आइकोनिया में बताया था, जिसके अंदर हवा भरी रहती है और उसकी वजह से ये तैरने में इनको सहायता मिलती है। लेमना जो है वो पादप ऐसा है जिसमें केवल एक ही जड़ पाई जाती है, जो अवशोषण के लिए तो नहीं लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए। कोई भी पादप तैरता है तो उसका जितनी सतह बाहर होती है उतनी सतह अंदर होनी चाहिए, इससे उसका बैलेंस बनता है। तो लेमना को संतुलन के लिए उसके अंदर एक जड़ पाई जाती है। जलीय फर्ण यानी कि साल्विनिया, इसमें भी पर्ण शाखित होकर मूल के रूप में कार्य करती है, यानी कि यहाँ पे पर्ण का रूपांतरण मूल के रूप में हो जाता है। कुछ ऐसी जड़ें होती है। अब यहाँ पे वो आपका आंसर आ ही गया है, ट्रापा, जिसके लिए मैं कह रही थी। हम सब जानते हैं कि रूट्स का कार्य प्रकाश संश्लेषण का नहीं है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य है पत्तियों का। लेकिन ट्रापा जो कि हमने पढ़ा था रूट फ्लोटेड प्लांट जो थे उसके एग्जाम्पल में, तो सिंगाड़ा में जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जड़ें होती है वो हरी हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से ऐसे पादप है जिसके अंदर जड़ें जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। तो ये एक अपवाद है, तो इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है सिंगाड़ा, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद में जूसिया रेपेंसिस, जिसमें 2 प्रकार की जड़ें होती है। एक तो सामान्य जड़ें होती है
और दूसरी जड़ें जो होती है वो स्पंजी होती है, जो इसकी जल की सतह पर इनको प्लावकता में सहायता करती है और वो श्वसन में भी सहायता करती है। मैंग्रोव जो पादप होते हैं उनमें भी एविसेनिया, राजियोफोरा, इनमें भी ऐसी ऐसी जड़ें होती है जो खूंटनुमा होती है, जो वायु एक्सचेंज करने में सहायता करती है, उसको हम न्यूमेटोफोर कहते हैं। तो आप यहाँ न्यूमेटोफोर पे भी स्टार बना देना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद है स्टेम। स्टेम जो होता है, स्टेम का कार्य होता है किसी भी पौधे को एकदम स्थिर रखना। तो यहाँ पे जो स्टेम जो होता है वो इटियोलेटेड होता है, यानी कि पांडु रहित होता है, कमजोर होता है, कोमल होता है, पतला होता है और उसमें प्रकाश की तीव्रता भी कम होती है। जो निमग्न जलीय पादप है उनमें तना स्पंजी होगा, लचीला होगा, ताकि वायु के जो मतलब जल की जो लहरें हैं उनके थपेड़ों को वो सह सके। एजोला और साल्विनिया जो है उनमें स्वतंत्र पौधा होता है जो प्लावकता में सहायता करता है और इसमें तना जो है वो राइजोम या रनर टाइप का होगा। निलंबो और निम्फिया में इस तरह का तना पाया जाता है। उसके बाद में है पर्ण, यानी कि पत्तियां। पर्ण जो है वो इसमें विशेष धागे के समान कटी फटी होती है, ताकि अगर जल का बहाव या गतिरोध तेज हो तो वो उसको सहन कर सके। वेलिस्नेरिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत ही लंबी और रिबन के समान होती है। तो ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पौधे में पत्तियां रिबन की तरह होती है, तो इसका एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। कुछ निमग्न पादप होते हैं उसमें हिट्रोफिली पाई जाती है। हिट्रोफिली यानी कि दो तरह की पत्तियां, एक तो होती है सरल और पूर्ण रूप से विकसित होती है और दूसरी होती है लंबी। तो लिम्नोफिला, हेटेरोफिलम। अब हिट्रोफिलम जो है वो इसकी वजह से इसका नाम लिम्नोफिला हेटेरोफिलम पड़ा। और फ्लावर और सीड जो होते हैं वो कम विकसित होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एनाटॉमिकल फीचर्स पढ़ेंगे। थैंक यू।